ये कहानी है गरीब नैना की, जो अपनी माँ सुमन के साथ रहा करती थी। नैना दिल की बहुत ही साफ थी। वो निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी। साथ ही उसके पिता के देहांत के बाद नैना और सुमन ही एक दूसरे के साथी थे। नैना की माँ घर पर सिलाई का काम करके ही अपना दिनचर्या चला रही थी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ और हाँ, मैंने खाना बना दिया है। आप टाइम पर खाना खा लीजिएगा और दवा भी ले लीजिएगा। ठीक है, तू जरा ध्यान से कॉलेज जाइयो। ठीक है माँ। इसके बाद नैना कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो अपने घर से थोड़ी ही दूर पहुंची होती है कि तभी उसे एक बूढ़ी काकी रोड पर बेहोश पड़ी मिलती है, जिसे देखकर नैना उनके पास जाती है और पानी की कुछ छींटे मारती है। काकी, ओ काकी, क्या हुआ? होश में आइए। आह, बेटिया, तू? हाँ काकी, आप ऐसे बेहोश कैसे हो गई यहाँ? वो बिटिया, मैं बगीचे से घास और फूल लेकर आ रही थी। चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरा सर घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि तू यहाँ आ गई, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ नहीं होगा आपको, रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। नैना सड़क पर गिरे हुए घास की टोकरी को और कुछ फूलों को इकट्ठा करके उन काकी को दे देती है। शुक्रिया बेटी, कभी मेरी कोई सहायता चाहिए हो तो बेफिक्र इस बुढ़ी अम्मा को याद करना। बिल्कुल काकी। जिसके बाद नैना वहां से कॉलेज के लिए जाने लगती है। वो थोड़ी दूर जाती है और उसकी दोस्त विशाखा अपनी कार की हॉर्न बजाते हुए उसके पास पहुंचती है। नैना, पैदल क्यों जा रही है? आजा मेरे कार में बैठ जा। वैसे भी आज काफी लेट हो गए हैं हम। चल जल्दी कर। विशाखा के इस तरह कहने पर नैना उसके कार में बैठ जाती है। विशाखा इस शहर की सबसे अमीर और मशहूर आदमी भानु प्रताप की बेटी थी, जिस कारण विशाखा को अपनी अमीरी पर बहुत ज्यादा घमंड था। वही नैना भोली भाली स्वभाव की थी। नैना को लगता था कि विशाखा अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। विशाखा अपने स्वार्थ के लिए ही नैना के साथ रहा करती थी। नैना, आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है और तू तो जानती है कि मेरे कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट पूरे करने बाकी है। क्या तू आज अपने कॉलेज की छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट को पूरा कर देगी? यार विशाखा, 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, मुझे भी तैयारी करनी है। प्लीज ना नैना, तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, मान जाना। अपनी सहेली के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती? ठीक है बाबा, ठीक है, कर दूंगी। ये कोई पहली बार नहीं था। विशाखा अक्सर नैना का ऐसे ही फायदा उठाया करती थी और नैना भी दोस्ती के नाते वो सारे काम कर दिया करती थी। इस वजह से कई बार नैना की परीक्षाएं अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है नैना, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे कॉलेज का लास्ट ईयर है और तुम्हें इस वक्त ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन तुम हो कि इस बार भी परीक्षा में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पा रही हो। सॉरी सर जी, इस बार मैं पूरी ध्यान रखूंगी कि आगे की सभी परीक्षाएं अच्छे से दे सकूं। नैना को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी ना जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहा करती थी। नैना, तू बहुत ही भोली है और इसी का फायदा उठाकर विशाखा तेरे से हर काम करवा लिया करती है। देख, अब तेरे परीक्षा में कितने कम नंबर आए हैं। अरे तू उसे बोल दिया करना कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है। ये थोड़ी है कि तू उसकी काम करेगी और अपना काम छोड़ देगी। माँ, विशाखा इतनी अमीर होने के बावजूद भी वो मुझ जैसे गरीब को एक अच्छी दोस्त मानती है, और फिर एक दोस्त की मदद करना एक दूसरे दोस्त का तो फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी। नैना इस बार पास तो हो जाती है, पर उसके अंक बहुत अच्छे नहीं आते। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था और विशाखा भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस शो को जीतना चाहती थी। इसलिए वो सबसे अलग दिखने की तैयारी कर रही थी। पिताजी, इस फैशन शो में जिसका भी लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा लहंगा सबसे अच्छा और स्पेशल दिखे। पिताजी, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो। बस फिर देखना आप, किसी की भी औकात नहीं है कि वो मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा तो बस मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अमीर हूँ। ठीक है मेरी प्यारी लाडो, तू जैसा चाहती है मैं वैसा लहंगा बनवा दूंगा।
जी आप ये क्या कर रहे हैं? सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हैं? आपको पता है ना कि वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो क्या हुआ विशाखा की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अब शादी से पहले ही तो उसके पास मौका है कुछ कर दिखाने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं बेटा, तू चाह, जैसा चाहती है तू वैसा ही तुझे सोने का लहंगा बनवा कर लाऊंगा तेरे लिए। हैं? पैसे की चिंता मत कर तू। थैंक यू पिताजी। अब ऐसे ही बातों बातों में पता चलता है कि नैना भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है। ये जानकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। विशाखा, बुरा मत मानियो यार, तू और इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। रहने दे यार, तू तो इतनी गरीब है, तेरे पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि तू एक लहंगा खरीद सके। और वैसे भी ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तेरे जैसे गरीब के लिए नहीं। देख, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, क्योंकि इस कंपटीशन में सभी को बढ़िया लहंगे पहनने हैं। और मैं तुझे वैसे भी बता दूं कि पहले से ही मैंने एक सोने का लहंगा बनवा लिया है, तो अब कंपटीशन में दूर दूर तक कोई भी नहीं है जो मेरी बराबरी कर पाएगा। अब तू तो मेरी सहेली है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, तो तू इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। विशाखा, तू कह तो सही रही है, लेकिन माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। वो मेरे लिए बहुत ही सुंदर लहंगा तैयार करने में मदद कर रही हैं। वैसे भी मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। देख, मैं तो तुझे सिर्फ समझा सकती हूँ, वैसे घर पर सिले हुए लहंगे की एंट्री मिलेगी भी या नहीं, ये भी बता पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा चल, मैं जाती हूँ, तू शाम को घर आ जाना, मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। इस तरह विशाखा के कहने पर नैना को काफी बुरा लगता है और वो घर जाकर काफी उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। क्यों? क्या हुआ नैना बेटी? माँ, मुझे पता है मैं इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाऊंगी, तो फिर हम बेकार में मेहनत क्यों करें? आपको पता है, विशाखा ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। बेटा, इस तरह कभी भी निराश नहीं होते। देख, मैंने तेरे लिए सोच लिया है, तू घास का लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा काफी सुंदर बनेगा। मैं ऐसे में तो फिर सभी लड़कियां मुझ पर हंसेंगी। बेटी, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को तू अपनी ताकत बना। हार और जीत कुछ नहीं होता, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है। और तू इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले, हार और जीत का फैसला ऊपर वाले पर छोड़ दे, बस तू अपना 100% दे। अपनी माँ की बातें सुनकर नैना में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा बनाने के लिए घास लेने बाहर जाती है। तभी उसे उन काकी की बात याद आती है। मेरे ख्याल से मुझे उन काकी के पास जाना चाहिए, उसमें वो मेरी मदद कर सकती हैं। जिसके बाद नैना बगीचे में जाकर उन काकी से मिलती है और सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात, रुको, अभी मैं कुछ लेकर आती हूँ। इसके बाद वो काकी एक टोकरी में घास और कुछ फूल लेकर आती है और नैना को देते हुए कहती है, ये ले बिटिया, ये घास है और कुछ फूल भी है, इससे तू अपना लहंगा तैयार कर ले। बाकी कुछ और चाहिए होगा तो तू मुझे बता दियो, वो मैं तुझे दे जाऊंगी। शुक्रिया काकी। इसके बाद नैना घर पर जाकर अपने लिए घास और फूलों से लहंगा तैयार करना शुरू कर देती है। फैशन शो आने तक नैना अपनी माँ के साथ मिलकर एक बहुत ही बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। और जब नैना फैशन शो वाली जगह पर पहुंच जाती है तो विशाखा वहीं पर खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर विशाखा के साथ खड़ी हुई और भी लड़कियां उस पर हंसने लगती। नैना, तूने ये क्या पहन लिया? मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरीके से कोई भी हरकत नहीं करेगी। अब तू मेरे से दूर होकर चल, मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है, तेरे घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। हट, दूर हट जा। ठीक है विशाखा, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ, मैं तो गेट पर बस तुम्हारा वेट कर रही थी। सभी लड़कियां बहुत ही पैसे वाले घर की थी, खासकर विशाखा का लहंगा जो सोने का बना हुआ था। सभी ने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार तो विशाखा ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है और एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज पर पहुंचने लगती है।
जब विशाखा का नंबर आता है तो वो भी स्टेज पर पहुंचती है। उसके बाद नैना की बारी आती है और नैना अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है, जहां जजेस नैना की क्रिएटिविटी देखकर चौंक जाते हैं और सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती हैं, जिसमें नैना भी खड़ी होती है। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता की फर्स्ट विनर चुन ली है। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रहा हूं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। आज के इस फैशन शो की विजेता है मिस नैना जी। जी हाँ, नैना ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो उन्होंने घास और फूलों से सिला है और इसी वजह से इस प्रतियोगिता की पहली विनर नैना बनी है। नैना के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। नैना को विजेता बनते देखकर विशाखा वहां से गुस्से में चली जाती है। उस दिन जब विशाखा फैशन शो छोड़कर गई तब नैना को एहसास हुआ कि विशाखा उसकी खुशी से खुश नहीं है, क्योंकि विशाखा के मन में सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ था। वो तो सिर्फ नैना का इस्तेमाल करती थी अपने काम को पूरा करवाने के लिए। नैना को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है और धीरे धीरे नैना सफलता की ओर बढ़ने लगती है। नैना अपनी मेहनत से आगे की ओर बढ़ जाती है, पर उसे एक बात का दुख था कि उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। कितनी मिर्ची है सब्जी में? कितनी मिर्ची है? आराम से, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। प्रियंका बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि सब्जी में मिर्ची कम डाला कर। तू जानती है ना कि इनसे इतना तीखा अब नहीं खाया जाता है। माँ जी, इनसे तीखा खाया नहीं जाता और आपके बेटे से फीका। इन दोनों के चक्कर में मैं तो पागल हो चुकी हूँ। कभी तीखा खाना बनाओ तो कभी फीका। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती? घर के सारे काम और ऑफिस का काम मैनेज करना मेरे लिए आसान बात नहीं है। तो बहू, तुझे किसने कहा है कि तू ऑफिस जा? अगर तुझसे काम संभाला नहीं जाता तो तू आराम से घर में बैठ। भगवान की कृपा से सब कुछ तो है हमारे पास। तो आप चाहती है कि आपकी तरह मैं भी एक हाउसवाइफ बनकर रह जाऊं? सॉरी माँ जी, मुझसे ये नहीं होगा। ये पढ़ाई लिखाई मैंने बर्तन मांजने के लिए नहीं की थी। सूरज, तुम क्यों चुप बैठे हो? कुछ कहो। घर में जो बनता है उसे चुपचाप खा लीजिए ना। अगर नहीं खाया जाता है तो बाहर से मंगवा लीजिए। वैसे ही प्रियंका इतनी परेशान रहती है और उससे आप लोग परेशान मत कीजिए और ज्यादा। चलो प्रियंका डार्लिंग, मैं तुम्हें आज आइसक्रीम खिलाकर लेकर आता हूँ। सूरज प्रियंका को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाता है, जिसे देखकर सूरज के माता पिता कहते हैं, सुनीता, क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में जो हमारा बेटा ऐसा निकल गया। अरे जब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो सामने वाले को क्या कहा जाए। ये तो दुनिया का दस्तूर बन चुका है। बूढ़े माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करता। छोड़िए, आप बैठिए, मैं आपके लिए दलिया बना कर ले आती हूँ। आज के समय में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ किसी बहू की या परिवार में किसी सदस्य की एक दूसरे से कोई लड़ाई या बहस ना होती हो। इस लड़ाई या बहस में हम हंसना भूल ही जाते हैं और एक छोटी सी लड़ाई को लेकर सिर्फ पूरा दिन बैठकर परेशान होते रहते हैं। हे भगवान, पूरे 5,000 की दवाई आई है माँ जी आपकी। अरे इतने में तो मैं महीने का घर का राशन भी आ जाता। सुनो, इतनी महंगी दवाइयाँ लाने की क्या जरूरत थी आपको? कोई सस्ती दवाइयाँ नहीं ला सकते थे? डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो मैं अपनी मर्जी से भला कैसे दवाई ले आता? चुप करो तुम। एक मामूली दुकान में काम करके ना जाने खुद को कौन सा प्राइम मिनिस्टर समझते हो। और माँ जी आप, इन्हें तो पैसे उड़ाने का शौक है, लेकिन क्या आपको समझ नहीं जो आपने इन्हें इतनी महंगी दवाइयाँ लेने दी? अरे आज नहीं तो कल आपको मरना ही है, तो क्यों इतनी महंगी दवाइयाँ खानी? वाह बहू, जब से तेरी शादी हुई है तो कितनी बार बीमार पड़ी है। तेरे इलाज के लिए मैंने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन कभी तुझे कुछ नहीं कहा। और आज अगर मेरी 5,000 की दवाई आ गई तो तुझे आग लगने लगी। भूल मत, ये घर रोहन, पैसे इन सब पर सबसे पहला मेरा हक है, फिर तेरा, समझी? अपनी बहू को सुनाकर और परेशान होकर विनीता अपने घर के सामने बने पार्क में आकर बैठ जाती है कि तभी थोड़ी देर में विनीता के पड़ोस में रह रही सुनीता भी पार्क में आकर बैठ जाती है। क्या हुआ सुनीता बहन, बड़ी परेशान लग रही हो। घर में कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं विनीता बहन जी, वही बहू की रोज रोज की किचकिच। कभी दवाई को लेकर किचकिच तो कभी किसी और चीज को लेकर किचकिच करती रहती है। पागल थी मैं जो मैंने अपने बेटे की शादी करवाई।
अगर पता होता कि ऐसी बहू आती तो जिंदगी भर अपने बेटे को कुंवारा रखती। सही कह रही हो बहन, जब से मेरी बहू आई है तब से मेरा और मेरे पति का जीना हराम हो गया है। ना जाने कौन से जन्म में पाप किए थे जो ऐसी बहुएं मिली हैं हमें। सुनीता और विनीता दोनों पार्क में बैठी बैठी बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी एक पड़ोसन माधवी आती। क्या बात है, आज दोनों पार्क में हो? लगता है एक्सरसाइज करने के लिए आई हो। अरे नहीं माधवी बहन, हम तो बहू की किचकिच से परेशान होकर यहाँ आ गए। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? अरे जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। पता है आज क्या हुआ मेरे घर पर? रूपाली बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि अब तेरी शादी हो चुकी है, ऐसे छोटे कपड़े तुझे शोभा नहीं देते। अरे कभी कभार तो सूट साड़ी पहन लिया कर। ये सूट सलवार साड़ी आप जैसी बूढ़ी औरतों पर अच्छी लगती है, मुझ जैसी जवान और मॉडल लड़की पर नहीं, समझिए आप। तीनों पड़ोसन अपनी अपनी बहू की बुराई कर रही होती हैं और ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है। शाम होते ही तीनों पड़ोसन जैसे ही अपने घर जाने के लिए पार्क से निकलती हैं तो देखती हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक और पड़ोसन शीतल ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लेकर आती है। अरे आप लोग यहाँ, लगता है इवनिंग वॉक पर निकले थे। नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे। क्या बात है शीतल जी, आजकल बड़ी शॉपिंग हो रही है। हाँ, वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा घर पर काम था, मैं चलती हूँ। नमस्ते। शीतल इतना कहकर चली जाती है जिसे देखकर तीनों पड़ोसन कहती हैं, अरे किस्मत तो शीतल की जैसी हो, कितनी खुशनसीब है। उनकी बहू तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, जब भी तो इतनी खुश रहती है। काश हमारी भी किस्मत उनके जैसी होती। एक तरफ जहाँ तीनों शीतल की किस्मत को देखकर खुश हो रही होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपनी किस्मत को देखकर दुखी हो रही होती हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। हर रोज की तरह तीनों पड़ोसन पार्क में आकर बैठ जाती हैं और अपनी बहुओं की बुराई कर रही होती हैं कि तभी वहां पर शीतल आती है। अच्छा हुआ आप तीनों मुझे यहीं मिल गई। वो कल शाम में मैंने अपने घर पर किटी पार्टी रखी है, तो आप तीनों जरूर आना। शीतल उन तीनों को किटी पार्टी के लिए इनवाइट करके वहां से चली जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, अगर मैं अपने घर पर अपनी किसी एक सहेली को भी ले जाऊं ना, तो मेरी बहू तो तांडव मचा देती है। और यहाँ शीतल जी को देख लो, अपने घर पर किटी पार्टी कर रही है। क्या किस्मत है इनकी, कल तो मैं किटी पार्टी में जरूर जाऊंगी। ऐसे ही अगला दिन होता है और तीनों पड़ोसन तैयार होकर शीतल की किटी पार्टी में चली जाती हैं। सभी औरतें बैठकर किटी पार्टी कर रही होती हैं कि तभी शीतल की बहू रागिनी शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है। माँ जी, मैं क्लब जा रही हूँ, शाम को आने में लेट हो सकता है, या मैं सीधा कल सुबह ही आऊंगी, तो आप मेरा खाना मत बनाइएगा। ठीक है बहू। इतना कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। रागिनी की बात सुनकर शीतल को कुछ कहता ना देखकर सभी औरतें काफी हैरान हो जाती हैं। ये क्या शीतल जी, धीरे धीरे रात होने को आई है और आपकी बहू इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब जा रही है, वो भी आपके मुंह पर बोलकर, और आपने उसे कुछ कहा नहीं? अरे आपको कुछ तो बोलना चाहिए था, आप उसकी सास हैं, आप भला उसे ये सब करने कैसे दे सकती हैं? आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर मैं उसे रोकती तो क्या वो रुकती? और अगर रुक भी जाती तो हम दोनों सास बहू में खूब लड़ाई होती, बहस होती। शाम को मेरा बेटा आता, उस तक ये बात पहुंचती। वो बेचारा सुबह से शाम तक थक हार कर आता है। हम दोनों सास बहू में भी मनमुटाव पैदा होता। मेरी बहू समझदार है, इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे उसे या हमें कोई परेशानी हो। और हाँ, वो इतने छोटे कपड़े पहनकर क्लब जरूर गई है, लेकिन उसने मुझे अपनी लोकेशन कब की सेंड कर दी है, और वो जिन फ्रेंड के साथ जाती है उनका कांटेक्ट नंबर भी है मेरे पास। हमें रिश्ते में स्पेस बनाकर रखना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर बहस लड़ाई करना सही नहीं है। हम जितना किसी को रोक टोक करेंगे, रिश्तों में मनमुटाव उतना ही पैदा होता है। इसलिए मैं अपनी बहू को किसी भी चीज के लिए रोकती नहीं, और ना ही वो मुझे किसी चीज के लिए बोलती है। इसी वजह से हमारे घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती। वैसे आप कह तो ठीक रही हैं,
हम भी अपनी बहू को हर छोटी मोटी चीजों में रोकते टोकते हैं, तभी तो वो हमें जवाब देती है और हमारी जरा भी इज्जत नहीं करती। अगर हम भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो वो भी हमें समझेंगी। अब हर एक चीज पर अपनी बहू पर डिपेंड मत रहिए। आप सब एक अच्छी खासी फैमिली से हैं, आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आप सब खुद भी तो कर सकती है। आजकल ये जिंदगी का उसूल बन गया है। आप खुद खुश रहिए, फिर किसी दूसरे के बारे में सोचिए। शीतल की बात सुनकर पार्टी में औरतों को अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी सीख मिलती है, जिसके बाद अब सभी औरतें अपनी बहू से छोटी मोटी बातों पर बहस करना, लड़ाई करना, उन्हें रोकना टोकना छोड़ देती हैं और अपने लिए सब कुछ खुद ही करने लगती हैं। सुनीता खाना बनाने के लिए एक मेड रख लेती है, वहीं माधवी अपनी बहू को छोटे कपड़े पहनने पर रोकना टोकना बंद कर देती है। शीतल भी अपनी बहू की तानों और बातों को अनसुना कर खुशी खुशी रहने लगती है। लड़ाई तो हर परिवार में होती है, लेकिन लड़ाई को किस तरह से खत्म करके हम लोग खुश रह सकते हैं वो बस हमारे ही हाथों में होता है। इसलिए जिंदगी में चाहे कितने भी गम और दुख क्यों ना हो, लेकिन खुश रहना मत छोड़िए। खुशी ही हर गम और दुख को खत्म करने का सबसे बड़ा इलाज है।